लगातार 12 घंटों तक खून की उल्टी होते रहना, और जब वो खून की उल्टी में देखना कि इसमें तो काँच के टुकड़े हैं, जो लग रहा हो जैसे गले की सारी नसों को फाड़ कर ये अपने साथ खून को लेकर के आ रहे हैं। पैरों के तलवों का काला पड़ जाना, दरगाह की चौखट पर पैर रखते ही आवाज़ का बदल जाना और कह देना कि ये लड़की हमारी है, हम इसे तुम्हें वापस नहीं ले जाने देंगे। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश से शिफ्ट करी गई देहरादून में एक फैमिली की, जिसमें रहने वाली थी रश्मि, जिनकी ये कहानी है, जिनके साथ ये घटना घटी है, और उनके पापा रमेश, माँ सीमा और बड़ा भाई अनमोल। दोस्तों, रश्मि का जो नेचर था वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। हाल ही में 12th क्लास कंप्लीट करी थी, और रहने के लिए जैसे ये लोग अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करके देहरादून में शिफ्ट हो गए, उसके बाद इस लड़की को अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ज़िंदगी नर्क की ओर किस तरह से बढ़ती जा रही है। अक्सर इसकी आदत थी कि ये अपनी माँ से बात करके रात में कॉफ़ी पीकर सोना पसंद करती थी। अभी नए दोस्तों से कॉलेज में इंटरेक्शन हो ही रहा था, क्योंकि बीएड का इसने एडमिशन लिया था और साल का पहला ही सेमेस्टर था, तो लोगों से, नए क्लासमेट से इंटरेक्शन करना, घर आकर अपनी माँ से सारी बातें बताना, ये सारी चीज़ इसके साथ चल रही थी। लेकिन आज इसकी ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसकी ज़िंदगी उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ से नर्क को देखना ज़्यादा आसान लगे ऐसी ज़िंदगी से। दोस्तों, इसने कॉलेज से आकर शाम को सारी बात, जो भी अपने दिन में इसने किया, क्लासमेट से बातें, टीचर्स से बातें, इंटरेक्शन, सारी कुछ अपनी माँ से बताई, और ये यहाँ से उठकर अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आज इसकी माँ को इसके बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज लगा, क्योंकि अक्सर ही ये अपना जो कॉफ़ी है, वो खुद ही बनाकर अपने रूम में लेकर जाया करती थी। आज इसको माँ को लगा शायद जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ये थक गई, तो शायद मैं ही इसको बना कर के देती हूँ। लगभग 15 मिनट के बाद जैसे ही इसकी माँ इसके लिए कॉफ़ी लेकर इसके रूम में पहुँची, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जो उन्होंने आज इस रूम में देखा। रश्मि बेड के सिरहाने की तरफ अपने पैर करके सोई हुई थी, और वो भी उल्टी होकर। रश्मि को ये कभी भी पसंद नहीं था। बतौर फैमिली में भी अगर कोई इंसान इस तरह से सोता था, तो वो उसको भी 4 बातें आगे की सुना देती थी। माँ को ये देखकर थोड़ी हैरत हुई। उनको लगा शायद अपनी कॉलेज की लाइफ से थक गई है, जल्दी आई है, और इस वजह से शायद ये जल्दी सो गई। तो उन्होंने थोड़ा-सा ब्लैंकेट वगैरह लेकर इसके ऊपर डाल दी। अगले दिन रश्मि के पापा ऑफ़िस के लिए निकल गए। भाई ने यहाँ आकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी, वो भी अपनी नौकरी के लिए निकल गया। घर में सिर्फ़ ये और इसकी मम्मी सीमा ही थी। अब सुबह-सुबह में ये लेट उठकर जैसे ही नाश्ते की टेबल पर आकर बैठी, चाय का पहला सिप लिया ही था कि इसको लगा कि इसको वॉमिट होने वाली है। ये जैसे ही जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ भागी, रास्ते में ही इसको वॉमिट होना स्टार्ट हो गई, घर के दलान में ही। और जैसे ही इसको वॉमिट हुई, उसमें हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। जैसे ही माँ ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा, उनके गले से चीख निकल गई, क्योंकि इसको कोई आम ब्लीडिंग नहीं हुई थी। इसको जैसे ही खून की उल्टी हुई, तो उस खून में मौजूद थी कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ। इनको इतना ज़्यादा अजीब लगा कि इन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, रमेश को। वो जल्दी से वापस ऑफ़िस से घर आए। रश्मि को लगातार वॉमिट हो रही थी। ये लोग जैसे-तैसे करके उसको कार में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। इस दौरान भी रश्मि को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी। ये लोग जैसे-तैसे करके हॉस्पिटल में पहुँचे, इसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। डॉक्टर ने इसको देखा, और कुछ हद तक इसकी वॉमिट रुकी। लेकिन इसकी हालत लगभग 3 घंटे बाद ही ऐसे हो गई थी जैसे ये किसी बड़ी बीमारी की मरीज़। इसके माँ-बाप और डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि अब से पहले इसकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई थी, या इसके बिहेवियर में, या इसके साथ कभी भी ऐसी दुखद घटना नहीं घटी थी। डॉक्टर ने इसको ऑब्ज़र्वेशन के लिए रखा, लगभग 2 दिन के लिए इसके पेरेंट्स को कहा। इसके पेरेंट्स का पूरा दिन इसी
हॉस्पिटल में हो चुका था। तो शाम को जब इसका भाई, उसको सारी बातें पता चली, वो हॉस्पिटल में इससे मिलने के लिए आया, इसको देखने के लिए आया, तभी इसके पापा ने घर जाना ठीक समझा, क्योंकि वो सुबह ही वैसे के वैसे ही ऑफ़िस से वापस आ गए थे जैसे वो घर से निकले थे। ये इन्होंने अपनी गाड़ी ली और घर की तरफ रवाना हो गए। इनका भाई भी, रश्मि का भाई भी कैफ़ेटेरिया से कुछ खाने के लिए अपनी माँ के लिए और अपने लिए लेकर के आ गया, क्योंकि माँ भी इसकी सुबह से भूखी-प्यासी बैठी अपनी बच्ची के साथ ही थी। इसकी माँ ने कैफ़ेटेरिया से लाए हुए खाने को खाया और लगभग रात के 12 बजे के आसपास वो रश्मि के सिरहाने पर बैठी हुई सो गई। उनकी आँख लग गई, उनको पता नहीं चला। रश्मि ने बताया कि रात को 12 बजे के बाद उसको सही वक़्त का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत वक़्त को समझने की नहीं थी। वो वक़्त का शिकार हो चुकी थी। उसको लगा कि जिस वार्ड में वो बेड रेस्ट पर थी, उसके दरवाज़े पर उसने एक सफ़ेद कपड़े पहने लगभग 60 वर्ष की बूढ़ी महिला को खड़े हुए देखा, और उस वक़्त हॉस्पिटल का नॉर्मल स्टाफ़ जो था, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो औरत देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी, और जैसे ही वो धीरे-धीरे इसके पास आ रही थी, इसकी साँसें तेज़ हो रही थी। ये छटपटाने लगी। इसको लगा कि ये पैरालाइज़्ड हो चुकी है। गले से आवाज़ निकलना बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बराबर में बैठी माँ को भी हाथ हिलाकर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये बता सके कि मुझे डर लग रहा है। रश्मि ने बताया कि वो बूढ़ी होकर हँसती हुई एक भयानक मुस्कान के साथ इसके पैरों के पास आकर के बैठी। इसका हाथ पकड़ा सीधा और इसको खींचकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगी। रश्मि बुरी तरह से छटपटा रही थी, और ये सब उसके साथ कितनी देर तक चला उसको अंदाज़ा नहीं था। लगभग आधे घंटे के बाद जैसे ही इसकी माँ की आँखें खुली, उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा कि वो लगभग पैरालाइज़्ड होकर छटपटा रही है। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में मौजूद नाइट स्टाफ की एक नर्स को बुलाया। उसने जैसे ही इस हालत में रश्मि को देखा, उन्होंने कुछ डायग्नोस किया, कुछ इंजेक्शंस रश्मि को लगाए, और वो यहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर आया। उसने रश्मि की हालत देखी तो उसके होश उड़े हुए थे, क्योंकि अब रश्मि ने दोबारा से ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसको दोबारा से वॉमिट होना शुरू हो गई थी, इतनी कि जिस बेड पर वो लेटी हुई थी, जिस बेड पर, जिन कोनों के पास उसका बेड रखा हुआ था, वो उसके खून की वजह से लगभग लाल से हो चुके थे, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, उसने आज तक ऐसा केस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। डॉक्टर ने अपने बड़े डॉक्टर से बात की। कुछ लोग आए, इनको डायग्नोस किया, और लगभग बताया गया कि ये शाम तक बेहोश रहेंगी। शाम तक ये सोती रही, और शाम को जब डॉक्टर ने आकर देखा तो रश्मि की हालत में अब कुछ इनको इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। इसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही डॉक्टर से पूछा कि हम कब तक अपनी बेटी को यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कब उसको यहाँ से घर लेके जाएँगे? कब तक ठीक हो पाएगी? तब डॉक्टर ने बताया कि अभी ये अंडर ऑब्ज़र्वेशन है, हालाँकि हालत में थोड़ा सुधार है, बट कल दोपहर तक अगर इम्प्रूवमेंट ही रहा तो आप लोग उसको घर लेकर जा सकते हैं। और वही हुआ, कल दोपहर तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये लोग इसको घर लेकर आए। घर लाकर ये लगभग 5 घंटे तक सोती रही। दोपहर को 2 या 3 के आसपास ये लोग इसको लेकर वापस अपने घर पहुँचे थे, और शाम को 7:30 और 8 के बीच इसकी आँखें खुली। इसने अपनी माँ से कहा कि इसको भूख लगी हुई है। इसकी माँ ने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जल्दी से इसके लिए खाना बनाया, और इसने खाना इतनी जल्दी खाया जितना इसने अपनी ज़िंदगी में, अपने 19 साल की ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। और लगभग खाना खाने के आधे घंटे बाद जब इसकी माँ इसको इसके बिस्तर पर इसके रूम में छोड़कर आ गई,
तब आधे घंटे बाद इसकी माँ को इसके रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो घबराकर जैसे ही इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती हैं तो उन्होंने देखा कि रश्मि बेड से नीचे गिरी हुई थी, मुँह के बल, और उसके हाथ जो थे वो उसकी कमर पर लगे हुए थे, जैसे किसी ने मोड़ पर बाँध दिए हों। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। रश्मि की ऐसी हालत देखकर जैसे ही इसकी माँ इसके पास आई, उन्होंने जैसे ही इसको उठाने की कोशिश की, तभी रश्मि ने अपनी माँ को एक ज़ोरदार धक्का मारा और रश्मि की माँ सीमा दीवार के पास खड़ी एक अलमारी पर जाकर लगी। उनके सर में चोट आई, उनके सर से हल्का सा खून भी बहने लगा और ये सब देखकर रश्मि अजीब तरह से चिल्लाकर हंसने लगी ज़ोर-ज़ोर से। इतनी सारी आवाज़ सुनकर जैसे ही रश्मि के पापा रमेश और अनमोल, इसका बड़ा भाई, इसके रूम में आए, तो अपने दोनों बाप और भाई को देखकर ये बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। ये भागने लगी बिस्तर के नीचे। इसके पापा को, इसके भाई को समझ नहीं आ रहा था और जितना ये लोग इसको पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये इतना ही इनसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से इन्होंने इसके हाथों को पकड़ा और जैसे ये लोग इसको कार में बिठाकर वापस हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे, तब ये कार में बैठी हुई चिल्लाने लगी। एक अजीब सी आवाज़ इसके गले से निकली। उसने कहा कि तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकते, ये अब हमारी है। इसके माँ और इसके पापा इसका एक-एक हाथ पकड़कर पीछे वाली सीट पर बैठे थे और ड्राइविंग इसका भाई कर रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हो चुका था। लगभग 15 किलोमीटर वो अस्पताल इनके घर से दूर था। रास्ते में एक शमशान भी पड़ता था और अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। ये लोग जैसे ही उस शमशान के बराबर से गुजरे, अचानक इसके गले की आवाज़ बदल गई और इसकी गले की आवाज़ बदलकर ऐसे हो गई जैसे किसी 60-65 साल की बुढ़िया औरत की आवाज़ होती है। उसने कहा कि मुझे छोड़ो, मेरा घर यहीं है। उसने कहा कि मेरा घर यहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे छोड़ दो। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों माँ-बाप गाड़ी में ही रोने लगे। ये लोग जैसे-तैसे करके हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर की भी समझ से बाहर हो चुकी थी ये बात और लगभग हॉस्पिटल में आते ही इसको दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ये दोबारा से वॉमिट करने लगी और जैसे ही ये अपने उस वार्ड में पहुंची जहां पर इसका बेड था, हॉस्पिटल का स्टाफ और एक नर्स इसके दोनों हाथों को पकड़कर उस बेड की तरफ लेकर के जा रहे थे। अचानक उस कमरे में एंटर होते ही इसको दोबारा से वॉमिट हुई और उसमें टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े निकले, जिनको देखकर ये यकीन पड़ रहा था जैसे गले की सारी नसों को चीरकर ये खून की फुहार को अपने साथ लेकर के बाहर निकले हो। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर इसकी माँ चक्कर खा के नीचे गिर गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने रश्मि पर काबू किया। जैसे ही इसके माँ-बाप ने डॉक्टर से बात की, पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी को कोई मेंटल इश्यू हो चुका है क्या? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब डॉक्टर ने कहा कि शायद यही सब उसके साथ हो रहा है। शायद इसका ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर रहा है, इसको कोई इश्यू हो चुका है। रात को इसकी माँ जो इसके साथ इसके सिरहाने पर बैठी हुई थी, जैसे ही अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगी और रोते-रोते जैसे ही वो इसके रूम से बाहर आकर उस दरवाज़े की चौखट पर खड़ी हुई, सामने वाले बने रूम में एक बूढ़ी औरत थी। उसने पूछा, बहन आप इस तरह से रो रही हो, क्या हुआ है आपकी बेटी को? तब रश्मि की माँ ने सारी हालत उस औरत को बताई। उस औरत ने बिना कोई देरी किए रश्मि की माँ से सिर्फ एक बात कही कि आपकी बेटी की ऐसी हालत डॉक्टरों के बस की नहीं कि वो सुधार सकें। आपकी बेटी किसी और के कब्ज़े में है और आप जितनी जल्दी मेरी इस बात को समझेंगी, आप उतनी जल्दी अपनी बेटी को बचा पाएँगी।
इतने में बेड पर सो रही रश्मि की आंखें खुल गई और वो मन ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगी। लगभग इसकी माँ जैसे ही बात खत्म करके वापस रश्मि के पास बैठने के लिए वापस आने लगी, तब उन्होंने देखा कि रश्मि छत के एक कोने की तरफ देखकर मन ही मन कुछ कुछ बोल रही है। उनको लगा शायद कोने में कोई है। उन्होंने जैसे ही एक टॉर्च के सहारे से उस कोने की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उस औरत की बात पर इनको अब यकीन आ चुका था। उन्होंने उस औरत को जल्दी बुलाया और देखा कि रश्मि की ऐसी हालत हो रही है। वो जैसे ही नर्स को बुलाने के लिए दौड़ी, तब इस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ रश्मि के सर पर रखा और इसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही नर्स वापस आई, इसकी माँ ने इससे पूछा कि क्या हुआ, ये सब क्या क्या था। तब इसकी जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक दरगाह पड़ती है, वहाँ पर एक मौलाना है, आप इसको वहाँ ले जाओ, उनके अलावा इसका इलाज और कोई नहीं कर सकता। अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जैसे ही रश्मि को उस दरगाह पर ले जाने लगे, ये गाड़ी में सोई हुई थी और लगभग दरगाह पर पहुंचते ही इसकी आंखें खुलती हैं और ये बुरी तरह से छटपटाने लगती है। इसकी माँ ने इसके सीधे हाथ को पकड़ा हुआ था। जब ये हाथ छटपटाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी, चिल्लाने लगी, तब इसकी माँ ने जैसे ही इसके हाथ को ज़ोर से पकड़ा, इसने अपनी माँ के कंधे पर बुरी तरह से काट लिया। यहाँ तक कि उनके कंधे पर इसके दांतों के निशान गड़ चुके थे, उसमें से खून बहने लगा था। इसके भाई और इसके पिता ने बड़ी मुश्किल से इसको खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। ये पूरी तरीके से चिल्ला रही थी और ज़ोर-ज़ोर से कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। जैसे ही ये सब देखकर मौलाना के शायद 2 शागिर्द थे, वो लोग इनकी तरफ भागे और उनको देखकर ये और बुरी तरीके से छटपटाने लगी। रश्मि ने बताया कि जैसे ही वो दोनों शागिर्द इसके हाथों को पकड़कर दरगाह में अंदर की तरफ ले जा रहे थे, तब पहला कदम उस चौखट पर रखते ही ये पूरी तरह से चिल्लाई और उन दोनों से हाथ छुड़ाकर भागने लगी। इसके भाई और उन दोनों शागिर्दों ने जैसे ही इसको पकड़ा, इसने अपने माँ-बाप की तरफ देखकर अचानक से इसकी आवाज़ बदल गई और कहने लगी कि पापा, मेरा पैर जल रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे तकलीफ़ हो रही है पापा, प्लीज़ मुझे मम्मी यहाँ से ले चलो। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर इनके आँसू नहीं थम रहे थे, और करते भी क्या। इतने में जैसे ही वो लोग इसको वापस दरगाह में अंदर की तरफ ले जा रहे थे, अचानक एक तीसरा आदमी आया। उसने एक लाल कलर का कपड़ा इसके सर पे डाल दिया और लगा जैसे ही बेहोश हो गई हो। ये बिल्कुल शांत हो चुकी थी और वो तीनों शागिर्द अब इसको अंदर की तरफ ले जाने लगे जहाँ पर वो मौलाना बैठे थे। उन्होंने इसको मौलाना के सामने ले जाकर बिठा दिया और इसके माता-पिता और इसका भाई भी वहीं खड़े हो गए। इसके मौलाना ने जैसे ही इसके सर से वो लाल कलर का कपड़ा हटाया, ये पूरी तरह से गुस्से में आ गई और उसकी जो आँखों की पुतलियाँ थी, वो ऊपर चली गई। ये यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसको लगा जैसे इसका शरीर जो है, वो इस ज़मीन से चिपक चुका है। ये बुरी तरह से चिल्लाने लगी और जब चिल्लाहट से काम नहीं चला, तब इसने अपने माँ-बाप की तरफ देखा और इसकी पुतली वापस अपनी जगह आ गई। ये हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तब उस मौलाना ने कोई दम दरूद पढ़ के इसके ऊपर फूँका और इसके जो बाल थे, इसने सर अपना नीचे कर लिया और इसके बाल खुले हुए थे उस वक़्त। जैसे ही उस मौलाना ने इससे सवाल किया कि तुम कौन हो? तो इसने 2-3 बार अजीब तरह से बुड़बुड़ाहट करके उस मौलाना की बात को टालने की कोशिश की। दोस्तों, ये इतनी भयावह कहानी है, इतनी भयावह घटना है कि जब ये रश्मि के साथ घटी और जब ये मुझे पता चला, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं इस कहानी को कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ। स्टोरी
घटना थोड़ी लंबी हो सकती है, कहानी थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में नैरेट करने का फ़ैसला किया है। अगर आपको ये पार्ट आप इस हद तक यहाँ पर पहुँच चुके हो, तो आप दूसरे पार्ट को जानने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके एक सब्सक्राइब से जुड़ी रहेंगी हमारी कहानियों की दास्तान, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह से अगर आपके साथ कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हुई है, तो आप स्क्रीन पर शो हो रही जीमेल एड्रेस पर अपनी उस स्टोरी को भेज सकते हैं और मैं उसको नैरेट करूँगा यहाँ। थैंक यू।